तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के रेफरेंस से बात करें तो बॉडी के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जांपल है, बढ़ गई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, हाँ आप है क्लास में, आप है, यस यस, अच्छा आ जाओ। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर वो बढ़ जाती है तो उसको रिमूव करना जरूरी है, रिमूवल उसका जरूरी है अगर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद या कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है क्लास के अंदर, आपके पास बॉडी के अंदर। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है और इसकी जगह पे ऑक्सीजन को लेके आना है। सो व्हाट वी एक्चुअली डू अबाउट इट, हमारी बॉडी के अंदर लेट सपोज कोई टिश्यूज हैं, हमारे पास कोई बॉडी का लेट सपोज मसल है, हम टॉक अबाउट द मसल ऑफ द बॉडी। हमारे पास बॉडी का कोई मसल है और ये फॉर एग्जांपल मसल है हमारी बॉडी का, ठीक है। इसके अंदर से क्या है कि ड्यू टू एक्टिविटी, ये एक्टिविटी इसने परफॉर्म की और एक्टिविटी के परफॉर्म होने के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना शुरू हो गया एक्सेस अमाउंट के अंदर। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है एक्सेस अमाउंट में, ये फिर मूव करके जाएगी हमारे कहाँ, किस एरिया के अंदर, द एरिया विच वी रेफर टू एज द लंग्स। लंग्स जो आपके पास होते हैं ये उसके पास मूव करके जाएंगे। सो ये लंग्स के पास जाएंगे। अब लंग्स के पास जाने के बाद क्या होता है कि लंग्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देंगे, लेकिन इसकी जगह पे रखा जाएगा कौन, इसकी जगह पे आपके पास रखा जाएगा ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन आएगी और मसल में वापस दाखिल हो जाएगी। सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, ये मामला हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली चलता रहेगा, जिससे मसल सेल्स के अंदर या बॉडी के टिश्यूज के अंदर, बॉडी के सिस्टम्स, ऑर्गन्स के अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिट नहीं होगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जमा नहीं होगी तो उससे कि बॉडी की रेगुलेशन होती रहती है बार बार कंपाउंड, टॉक्सिक कंपाउंड्स रिमूव करने की। ये एक तरीके का आपके पास होता है। अब इसके बाद एक दूसरे मामले के ऊपर आ जाते हैं जो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, दैट इज द ऑस्मोरेगुलेशन का पार्ट। ऑस्मोरेगुलेशन का पार्ट जो होता है उसको जरा मैं समझा देता हूं आपको कि ऑस्मोरेगुलेशन कहते किससे हैं। देखो ऑस्मोरेगुलेशन दरअसल किस चीज का नाम है। ऑस्मो मींस, ऑस्मो आपके पास है सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर की, सॉल्ट और वाटर की रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में बात बताता चलूं कि ऑस्मो रेगुलेशन दरअसल मतलब ये है कि सॉल्ट का, वाटर का रेगुलेशन होना हमारी बॉडी के अंदर, कि ज्यादा सॉल्ट ना आ जाए, ज्यादा पानी ना आ जाए, या ज्यादा कम पानी ना हो जाए, ज्यादा कम सॉल्ट ना हो जाए, उन सबको बराबर के लेवल पे रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। वन ऑफ द मेजर ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो कि इस काम में अपना रोल प्ले करता है, दैट इज योर किडनी। हमारी किडनीज जो हैं वो दरअसल ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं, यानी वो मेक श्योर करती हैं कि सॉल्ट ज्यादा ना हो, पानी ज्यादा ना हो, ये सारे मामला बहुत जरूरत से ज्यादा ना हो। तो ये हमारी बॉडी काम कर रही थी। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दिस। अब किडनी के अंदर मामला ये है कि किडनी का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग अभी समझने लगे हैं कि किडनी में क्या क्या चीजें होती हैं और ऑस्मो रेगुलेशन में कौन कौन से कॉम्पोनेंट साथ में इन्वॉल्व होते हैं। तो उसको जरा देखते हैं चल के। अब देखिए हमारे पास मामला कुछ इस तरह से है कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर सबसे पहले तो दो किडनीज होती हैं, दो किडनीज हमारी बॉडी में होती हैं, एंड फ्रॉम दीज टू किडनीज अराइजेस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स नोन एज द यूरेटर्स। यूरेटर आपके पास अराइज होता है, ये यूरेटर आपके पास जुड़ते हैं एक स्ट्रक्चर के साथ, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द यूरिनरी ब्लैडर। ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारे किडनीज का, यूरेटर का, यूरिनरी ब्लैडर का, जो पूरी ऑस्मो रेगुलेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो मैं इनके नाम साथ साथ लिखते चले आता हूं, मैंने अभी क्या क्या बातें बोली हैं ताकि आपको ये नाम भी याद रहे। सबसे पहली चीज तो वी हैव द किडनीज, किडनी है हमारे पास। उसके फौरन बाद जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है यूरेटर का, ये आपके पास है यूरिनरी ब्लैडर का, यूरिनरी ब्लैडर का, एंड देन दिस पोर्शन इज नोन एज द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का पोर्शन होता है।
तो ये पूरा सिस्टम है जिसको हम हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं, विच इज इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी। अब आप यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे कि किडनीज दो हैं, यूरेटर दो हैं, ब्लैडर एक है, यूरेथ्रा भी एक है। सो आई एम गोना पुट x2 ओवर हेयर, x2 ओवर हेयर, x1 ओवर हेयर एंड x1 ओवर हेयर। यानी वो दो हैं पेयर की फॉर्म में, और ये एक एक आपके पास नीचे की तरफ चलते चले जाते हैं। आगे मूव करते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कि हमारी किडनी का शेप कैसा होता है, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये समझो बात को कि लेट सपोज अगर मैं यहाँ किडनी बड़ी सी ड्रॉ करता हूं आपकी, ठीक हो गया, इज लाइक किडनी टाइप थिंग बनाई मैं। अब इस किडनी के अंदर अतराफ में हमारे पास एक अदद मेम्ब्रेन होती है जो किडनी को किसी भी किस्म के शॉक से, किसी भी किस्म की परेशानियों से, किसी भी किस्म की तकलीफ से बचा रही होती है। उसको हम आमतौर पे नाम देते हैं आपके पास पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का, दैट इज योर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। अभी मैं उसके ऊपर भी आता हूं। टिल देन आई एम गोना ड्रॉ द डायग्राम। मैं पूरी डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपसे इसके बारे में बात। ये मुझे कोई लेमन जूस के साथ जो एक लेमन का पीस लगा हुआ होता है, उसकी जैसी फीलिंग आ रही है इसको देख के। आप लोगों को भी ऐसे ही कुछ फील हो रहा होगा। ठीक हो गया भाई? अच्छा, अब जरा इससे आगे चलते हैं। हमारे पास जो हमारी एक अदद ये है, तो ये आपके पास इस तरह से बाइफर्केशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज समझ लो, इसमें जगह जगह हमारे फिल्ट्रेशन यूनिट्स लगे हुए होते हैं। ये इस तरह से यूनिट्स हमारे जो किडनीज है उसके अंदर लगे हुए होते हैं। नाउ द यूनिट्स, एक सवालात भी हमारे पास कई बार पूछे जा चुके हैं इस तरह के कि द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ योर किडनी इज व्हाट। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ किडनी इज द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन एक टर्म है, इसको याद रखना है आपने। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं। देखें आपके पास अगर ये विजिबल है इसमें, तो क्योंकि मुझे सामने दिख रहा है कि लाइट की वजह से ये एक चीज विजिबल नहीं है, तो मैं इसको जरा दोबारा से यहाँ पर इस तरह से डाल देता हूँ ताकि आप जो है इसको डिस्टिंग्विश कर सको ना। हमारा जो किडनी होती है वो आमतौर पे दो पोर्शन में डिवाइडेड होती है। द अपर पोर्शन इज योर कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टिकल रीजन, एंड द लोअर, ये वाला पोर्शन जो है इसको हम मेड्यूला का पोर्शन कहते हैं, मेड्यूला का पोर्शन कहलाता है। तो कॉर्टेक्स मेड्यूला में दो डिविजन्स होती हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज पायरामिड। इनको हम रीनल पायरामिड्स भी कहते हैं। रीनल का टर्म यूज होता है किडनी के लिए, ये भी याद रखिएगा। द वर्ड रीनल इज यूज फॉर किडनी, द वर्ड हेपेटो इज यूज फॉर लिवर, द वर्ड कार्डियो इज यूज फॉर हार्ट, द वर्ड मायो और सार्को इज यूज फॉर मसल्स। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी में आमतौर पे यूज कर रहे होते हैं। नाउ अब आपके पास रीनल पायरामिड का पोर्शन है कि ये तकरीबन 15-20 के करीब हमारे पास रीनल पायरामिड्स होते हैं हमारी किडनीज के अंदर, और उन्हीं के अंदर नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। तो नेफ्रॉन तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे किडनीज के। ना अगर हम नेफ्रॉन्स की बात करेंगे, नेफ्रॉन्स दिखने में कैसे होते हैं, तो मैं उनकी बात भी आपके सामने रख देता हूँ, फिर जरा इसकी डिटेल पे और तफसीली जाता हूँ। देखो हमारे पास नेफ्रॉन का इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रॉन का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ना। अब इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर जगह जगह हमारे पास यहाँ पर वेन्स वगैरह की कनेक्शंस होती हैं जो इसमें पूरे में फैली हुई होती है, इस तरह से करके वेन्स की कनेक्शंस होती हैं जो इस पूरे को कवर की हुई होती हैं, इस पूरे को कवर की हुई होती हैं। तो ये नेफ्रॉन का बेसिक एक जर्नल स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। नाउ अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर एक बात याद रखने की ये होती है कि हमारे पास ये एक ये वाला जो पोर्शन है इसका,
ये आमतौर पे कहलाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, इसके अंदर आके ब्लड कैपिलरीज जमा होती हैं और वहां से एक्सचेंज होता है चीजों का। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी डायग्राम को थोड़ा ग्लोमेरुलस को बड़ा करके आपके सामने दिखाऊं कि आपको एक आइडिया हो सके कि वहां पर क्या होता है, तो मिसाल के तौर पे ग्लोमेरुलस ये रहा ग्लोमेरुलस, ठीक है। और यहां पर आपके पास ये आर्टरीज, वेन्स, इस तरह सारी चीजें बनी हुई। अब इसमें होता क्या है कि यहां से कचरा निकल के यहां पर दाखिल होता है। जो भी आपके पास कचरे टाइप की चीज है, जो भी चीज फिल्टर करनी होती है, वो ब्लड कैपिलरीज में से डिफ्यूजन के जरिए निकलती है और इस कैप लाइक कैप्सूल के अंदर जाती है और कैप्सूल में जाने के बाद इस पूरी नाली में दाखिल होती है और फिर इसकी फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है ऊपर से लेके नीचे तक, और फिर ये आगे जाती है। फिर यहाँ पर सारी चीजें जमा होती हैं, वो कलेक्ट होकर नीचे की तरफ आती हैं और कलेक्ट होने के बाद जिसका आगे का पोर्शन हमें बनाने लगाओ, वहां से फिर मूव करके यूरेटर के जरिए नीचे की तरफ आ जाती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास यहाँ पर एक और पोर्शन है हमारी किडनी का ही, और वो यहां से स्टार्ट होता है, द पोर्शन ऑफ योर किडनी। ये किडनी का पोर्शन होता है जो मूव करके नीचे की तरफ जाता है। जो फिर अल्टीमेटली यूरेटर का पार्ट बनता है। अब आपके पास जितना भी फिल्टर का मटेरियल है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वो सारा जमा होकर इस पोर्शन पे आता है। इसको हम हाइलस भी कहते हैं। और वो फिर नीचे मूव करके आपके यूरेटर के जरिए नीचे की तरफ चला जाता है। यूरेटर के जरिए नीचे की तरफ चला जाता है। अब देखो इसमें होता क्या है कि यहाँ तो आपके पास हो गया नीचे यूरेटर, ये वाला पोर्शन यूरेटर का हो गया। तो ये वाला पोर्शन होता है आपके पास जो यहाँ से कन्वर्जन हो रही थी, चीजें आ रही थी, इसको हम आमतौर पे हाइलस कहते हैं, HILUS, हाइलस। तो सारी चीजें जमा होती हैं, जमा करके नीचे यूरेटर की तरफ जाती हैं और यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में चली जाती हैं। वहां पर यूरिन स्टोर होता है और फिर एक्सपेल हो जाता है यूरेथ्रा के जरिए। ये आपके पास एक जर्नल स्ट्रक्चर हो गया आपके किडनीज का, किडनी के साथ का पूरे सिस्टम का, उनमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं उनकी बात में की। अब मैं थोड़ी सी और इसकी तफसीली डिटेल पे जाता हूँ। अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारे पास जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मामला सारा जो मैंने अभी जिक्र आप लोगों से सामने किया वो डायग्रामेटिकली कैसे चल रहा होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो एक मैं बना दूं इसको। अब ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारे नेफ्रॉन का, जो मैंने वो छोटा करके बनाया था वही मैंने इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके बना दिया ताकि आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मिल जाए, बातें समझ में आना शुरू हो जाए। नाउ अब देखो इसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास अच्छा, अब इसमें मामला ही समझे कि हमारे पास यहाँ पर अभी ऐसे मैंने जिक्र किया कि कचरा सारा ब्लड के जरिए आता है ना। ये आपके पास हो गया जो मैंने जिक्र किया था, बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं इसे। ये पूरा स्ट्रक्चर आपके पास ग्लोमेरुलस कहलाता है along with the veins and arteries। ये पूरा स्ट्रक्चर आपके पास कहलाता है लूप ऑफ हेनले। ये आपके पास कहलाता है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें यह है कि आपके पास जो चीजें फ्लो करना शुरू करती हैं, जो चीजें आपके पास फ्लो करना शुरू करती हैं फ्रॉम लाइक योर ब्लड वेसल्स ऑल द वे अप टू द कलेक्टिंग डक्ट, तो उनका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो भी आप समझ लीजिए कि उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरह से है कि चीजें एंटर होती हैं यहां से, यानी द थिंग विल कम फ्रॉम हियर, और वो फिर यहां से आपके पास ब्लड वापस चला जाता है। चीजें आपके पास एंटर हो जाएंगी इसके अंदर यहां से इस तरह से करके, और वो तमाम चीजें फ्लो करती हुई जाएंगी, यहाँ पर डिसेंड करेंगी, डिसेंडिंग लूप है।
यहां से गोल घूमेंगी, गोल घूमने के बाद यहां से असेंड ऊपर की तरफ करेंगी, मूव करने के बाद चीजें फिर आपके पास कलेक्टिंग डक्ट में चली जाएंगी, एंड दिस कलेक्टिंग डक्ट विल लीड टू दी यूरेथ्रा या यूरेटर, यूरेटर तक पहुंचती है, फिर यूरेटर से आपके पास नीचे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर तक सारा का सारा सामान आपके पास पहुंच जाता है। यहां पर एक और चीज के बारे में जरा थोड़ी सी बात समझ लीजिएगा कि हमारे पास हाँ, जो अभी मैंने एक लाइन बनाई थी उसको भी समझाना जरूरी है। मिसाल के तौर पे इस लाइन के जो ऊपर का पोर्शन है ये सारा का सारा कॉर्टेक्स है, और लाइन के नीचे का जो पोर्शन है ये सारा का सारा मेड्यूला है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। अब आप एक चीज नोट करोगे यहां पर, वो चीज ये है कि आमतौर पे जो ग्लोमेरुलस का पोर्शन है और जो कलेक्टिंग डक्ट का थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन है ये कॉर्टेक्स के अंदर है, जबकि कॉर्टेक्स के बाद जो लूप ऑफ हेनले का पोर्शन है वो यूजुअली नीचे की तरफ डिसेंड किया होता है इनटू द मेड्यूला, मेड्यूला की रीजन के अंदर होता है। तो यहां पर भी एक बात याद रख लीजिएगा कि हमारे पास जो कोई भी पायरामिड जैसे मैंने पीछे बनाया था उसके अंदर दो हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स का पोर्शन और मेड्यूला का पोर्शन। लूप ऑफ हेनले अगर आपके पास नीचे मेड्यूला तक नीचे डिसेंड कर जाए या मेड्यूला तक नीचे चला जाए तो ये फिर आपके पास आगे जाके क्या करता है कि ये वाला जो नेफ्रॉन होता है जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स कहलाते हैं, यानी वो नेफ्रॉन्स के जिनका जो आपके पास जो लूप ऑफ हेनले है वो मेड्यूला तक नीचे चला जाता है। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स जिनका लूप ऑफ हेनले नीचे डिसेंड करता है कॉर्टिकल से मेड्यूला तक। कुछ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं कि जिनका जो कॉर्टिकल ये जो आपका लूप ऑफ हेनले ये ऊपर ऊपर रहता है, नीचे तक नहीं आता। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का जिक्र आपको आपकी बुक के अंदर भी मिल जाएगा। तो जब भी कभी ये वर्ड आए तो इसका क्या मतलब समझेंगे, इसका मतलब बहुत प्लेन एंड सिंपल है, एंड दैट प्लेन एंड सिंपल मतलब इज कि आपके पास ऊपर का पोर्शन कॉर्टिकल वाले रीजन में होगा, ग्लोमेरुलस वाला, और जो लूप ऑफ हेनले है वो नीचे मेडुला में बहुत डेप्थ तक चला जाएगा। जब वो नीचे का पोर्शन डेप्थ तक जाएगा तो ऐसे नेफ्रॉन्स को फिर हम लोग नाम देते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का। अच्छा, अब इसमें एक बात समझते जाएं कि हमारे पास किडनी के अंदर जो मामलात हैं उसका थोड़ा बहुत जिक्र हमारी बुक के अंदर मिलता है। अब हमारी जो किडनीज हैं वो दरअसल काम क्या कर रही होती हैं, देखिए जो आपके पास यहाँ से चीजें फ्लो करके जा रही है ना, इसमें पानी भी है, इसमें सॉल्ट्स भी है, इसमें बहुत सारी चीजें जो ऊपर तक जा रही होती है। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर दो मेजर काम होते हैं कि जिसकी वजह से चीजें फ्लो भी कर रही हैं, पानी भी अलग हो रहा है, सॉल्ट्स भी अलग हो रहे हैं, सारे मामला आपके क्लियर हो रहे हैं। वो जो दो चीजें हैं वो कौन कौन सी, जरा मैं उसके ऊपर रोशनी डाल देता हूं कि जो काम है नेफ्रॉन का, द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, तो द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज टू परफॉर्म अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, बिल्कुल फाइन लेवल पे फिल्टर कर देना ब्लड को फ्रॉम ऑल द सॉल्ट्स, ऑल द सॉल्यूट्स, ऑल एनी काइंड ऑफ लाइक वेस्ट प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर मौजूद है, फाइन लेवल पे बिल्कुल काम कर देना, फाइन लेवल पे। दूसरी चीज, आपके पास सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मींस के वी हैव दी, आपके पास अगर कोई चीज हमने एब्जॉर्ब करनी भी है वापस तो वो बड़ी सिलेक्शन छान पटक के साथ होगी। ऐसा नहीं कि आपने फिल्टर भी कर दिया और जो दिल चाहे वो निकाल के लिया है। यू कैन नॉट पिक एंड चूज स्टफ कि अपनी मर्जी से चलो इसको भी ले आओ, अब अच्छा चलो इसको भी ले आओ, इसको नहीं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। बहुत प्रिसाइज, बहुत ही छान पटक के बाद कुछ चीजें वापस आप ले सकते हो इस पूरे सिस्टम में से और ब्लड में वापस दाखिल कर सकते हो। इस पूरे सिस्टम में से लोगे और ब्लड में वापस दाखिल कर दोगे। वो चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं, देखिए अगर फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की बहुत ज्यादा कमी हो गई तो अब सॉल्ट्स भी हमारे पास, एक यूरिया सॉल्ट है वो वापस ले सकते हैं हम लोग, एक सोडियम सॉल्ट है वो वापस ले सकते हैं, वो पोटेशियम सॉल्ट है वापस ले सकते हैं। तो इनमें से कौन सी चीज वापस लेंगे, तो आप कहोगे कि सर हम पोटेशियम और सोडियम के सॉल्ट तो वापस ले सकते हैं लेकिन हम यूरिया के सॉल्ट वापस नहीं ले सकते, उसको तो हमने हर सूरत में बाहर निकालना है। तो बड़ी देखभाल की चीजें होती हैं। इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा टॉक्सिक कंपाउंड मौजूद है लिक्विड फॉर्म में जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, हम उसको कभी भी रीअब्सॉर्ब नहीं करेंगे लेकिन हम पानी को कर लेंगे रीअब्सॉर्ब।
तो फिल्ट्रेशन तो बहुत ही फाइन लेवल पे होगी, बट वी नीड टू मेक श्योर कि जिस चीज को हम रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं बॉडी के लिए, वो हमारी बॉडी के इस्तेमाल के काबिल है भी या नहीं है। तो ये बातें हमें ध्यान देके बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करने वाली होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करना शुरू करें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें कि सॉल्ट्स वगैरह किस तरह से चलेंगे, आपके पास ये मामला किस तरह से चलेंगे, तो हम कहते हैं कि कुछ चीजें हमारी बॉडी में ऐसी हैं जो कि पानी को और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करती हैं। देखो, पहले मुद्दा हमने क्लियर कर लिया कि हमने चीजों को फाइन फिल्टर करना है और उनमें से बहुत ही छान पटक करके, बहुत ही लाइक नुक्ताचीनी करके, चेरी पिकिंग स्टाइल में हम कुछ चीजों को वापस रीअब्सॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि हमें जरूरत होती है उसकी, जरूरत होती है उसकी। अब वो क्या चीजें हैं? अब जैसे मैंने जिक्र किया, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हम पानी को वापस एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वी कैन रीअब्सॉर्ब वाटर। हम इसी तरीके से सोडियम के सॉल्ट्स को और पोटेशियम के सॉल्ट्स को रीअब्सॉर्ब कर सकते हैं। हम रीअब्सॉर्प्शन इन दो चीजों की कर सकते हैं, सॉल्ट्स वगैरह की कर सकते हैं। कोई मिनरल्स हैं उनकी, फॉर एग्जांपल मिनरल है, कोई भी मिनरल आपके पास आ गया, हम उसकी एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम हमें जरूरत पड़ती है, एक्सेसिवली कोई चीज बॉडी से बाहर ना निकल जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर, बॉडी को कौन बताएगा, किडनीज को कौन बताएगा कि आपने क्या चीज एब्जॉर्ब करनी, क्या चीज नहीं करनी? क्योंकि जब कंसंट्रेशन का मसला आएगा तो वो तो चीज आपके पास अंदर आ सकती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, मिसाल के तौर पे इसके अंदर यूरिया घूम रहा है, यूरिया अमोनिया घूम रहे हैं, असल मकसद ही है उनको बाहर निकालना है, ठीक है। अब ऐसा कुछ सीन हो जाता है, ऐसा कुछ सीन हो जाता है कि हमारे पास इस स्टेज पे कहीं आके, यहां कहीं आके, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे हमारे पास यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और जो बाहर का ये वाला एरिया है बिल्कुल, यहां पर यूरिया कम है। अब अगर हम डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट वगैरह की बात करें तो वी कैन जंप अप टू एन कंक्लूजन कि अगर यहां अंदर नालियों में यूरिया ज्यादा है तो यूरिया बाहर निकलना शुरू हो जाएगा आपके पास, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन बॉडी इसको अलाउ नहीं कर सकती किसी भी सूरत। तो फिर वो क्या चीजें हैं कि जिसके जरिए से हमारी किडनीज को पता चलता है कि उन्होंने किस चीज को एब्जॉर्ब करने देना और किस चीज को एब्जॉर्ब नहीं करने देता? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसका जवाब? बच्चे कह रहे हैं सर मेड्यूला ये काम करता है। मेड्यूला कौन कौन सा मेड्यूला? ये वाला मेड्यूला, ये वाला मेड्यूला, या मेड्यूला ऑब्लोंगाटा जो आपकी ब्रेन का पार्ट होता है? कौन सा पार्ट है, कौन सी चीज ऐसी होती है जो किडनीज को बताती है कि आपने क्या फिल्टर करना है, क्या रोकना है, क्या भेजना है? ये वाला मेड्यूला आपको बताता है। अब सुनो मेरी बात, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का नाम सुना है सबने? डू एनीवन नो एनीथिंग अबाउट हार्मोन्स? हार्मोन्स, हार्मोन्स आपके पास केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, डायरेक्टली ब्लड में पोर कर दी जाते हैं। दे गो टू अ टारगेटेड साइट, और वह टारगेटेड साइट पे जाके वो क्या करते हैं कि वो फिर वो छक 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 हिलाते हैं उसको, बेटा तुमने ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। इंसुलिन इज अ हार्मोन। जिन लोगों को शुगर होती है, डायबिटीज होती है, उनके पास इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, बन नहीं रहा होता, इस तरह के मामला होते हैं उनके साथ। तो अब हार्मोन्स आपके पास यहां पर होते हैं जो ये बताते हैं बॉडी को, कि किडनी को पर्टिकुलरली, कि आपने क्या चीज एब्जॉर्ब करनी, क्या नहीं करनी, और किस वक्त करनी है, कितनी तादाद में करनी है। सर कौन से हार्मोन्स? दो बड़े मशहूर हार्मोन्स हैं, उनके नाम याद कर लीजिएगा। पहला हार्मोन हमारे पास है, उसको हम कहते हैं ADH। क्या नाम देते हैं? ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। और इसी के साथ एक दूसरा हार्मोन होता है जिसको हम नाम देते हैं एल्डोस्टेरॉन का। एल्डोस्टेरॉन का, एल्डोस्टेरॉन। Now what does aldosterone and ADH do? अच्छा, खतीजा ने पीटीएच का भी जिक्र किया, मैं पीटीएच का भी जिक्र करूंगा, उसका भी काम मेंडल से रिलेटेड होता है, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर भी। ये दो बड़े मशहूर हैं, ये आमतौर पे इनके नाम हम लोग पढ़ते भी हैं और इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे भी सेकंड ईयर वगैरह के अंदर भी। एडीएच का काम ये होता है, एडीएच आपके पास क्या करता है? एडीएच वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, कि पानी है ना उसको वापस खींचना शुरू कर दो किडनीज में से ब्लड के अंदर।
जब तक किडनीज में एडीएच आता रहेगा फ्रॉम द ब्रेन, पिट्यूटरी ब्रेन का जो पार्ट होता है, ब्रेन से रिलीज होता है एडीएच, उस वक्त तक किडनी आपके पास पानी को वापस रीअब्सॉर्ब करती रहेगी। यानी जो आपके पास पानी इसके अंदर आ चुका है अब नेफ्रॉन के अंदर, वो निकल के बाहर जाने लगेगा ब्लड के अंदर, और नेफ्रॉन्स उतना पानी से खाली होते चले जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम एल्डोस्टेरोन की बात करें, तो एल्डोस्टेरोन आपके पास क्या करता है? एल्डोस्टेरोन आपके पास सॉल्ट्स की रीएब्सॉर्प्शन कराता है, सॉल्ट्स की रीएब्सॉर्प्शन कराता है। मतलब यह हुआ कि जब जब एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन होगी, नेफ्रॉन के अंदर से सॉल्ट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। इन दोनों के बैलेंस की वजह से जो यूरिन प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, या तो वो कंसंट्रेटेड होता है या वो डाइल्यूटेड होता है। अब देखो, अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा तो सॉल्ट ज्यादा निकल आएंगे नेफ्रॉन में से, तो पानी में क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ पानी। तो यूरिन आपके पास हो जाएगा डाइल्यूटेड। अगर आपके पास सॉल्ट्स नहीं निकल रहे, पानी निकल आया एडीएच की वजह से, तो अब क्या हुआ? कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बातें याद रखने की हैं कि ये दोनों हार्मोन्स ऐसे काम करवा रहे होते हैं हमारे नेफ्रॉन्स में। अब यहां पर जरा खतीजा वाली बात रख दूं, उन्होंने कहा सर एक और हार्मोन भी होता है, इसको हम पीटीएच कहते हैं। पीटीएच। अच्छा, पहले मैं एडीएच का फुल फॉर्म बता दूं। एडीएच का फुल फॉर्म होगा, सर सॉल्ट होगा तो क्या होगा? अगर फॉर एग्जांपल सॉल्ट नेफ्रॉन में मौजूद है, पानी कम हो गया है, तो अब जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो कंसंट्रेटेड होगा। क्यों? पानी कम सॉल्ट ज्यादा। ठीक। लेकिन अगर सॉल्ट्स निकाल लिया और पानी छोड़ दिया, तो अब डाइल्यूट यूरिन होगा, यानी पानी ज्यादा सॉल्ट कम। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आ जाते हैं एंटी डायूरेटिक यानी एडीएच के फुल फॉर्म पे। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच का फुल फॉर्म है। और जो पीटीएच मैंने यहां लिखा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पैरा थायरॉइड हार्मोन। ये है ना आपका, कहां भाग जाता है एक तो ये। ये आपका गला है ना, ये आपका यहाँ पर कहीं वॉइस बॉक्स है, आवाज आ रही है आपको, आप बात करते हो, वॉइस बॉक्स है। बिल्कुल इसी तरफ नीचे जाके इसी जगह पे आपके पास एक बटरफ्लाई की तरह का एक ग्लैंड लगा होता है, उसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। पाकिस्तानियों को, कराची वालों को बड़ा मसला है इस हार्मोन का, इस ग्लैंड का। भाई तुम्हें थायराइड का मसला हुआ है, घर में होता है ना, जिगर विगर होता होगा आमतौर पे, भाई तुम्हारे थायराइड का, तुम्हारा गला थोड़ा फूल रहा है, ऐसा लग रहा है तुम्हें थायराइड की कमी हो रही है। तो इस तरह के जुमले आमतौर पर आपको सुनने को मिल रहे होते हैं। तो उससे होता क्या है कि टॉन्सिल्स तो यहाँ पर होते हैं, यहाँ होता है। ये थायराइड ग्लैंड यहाँ लगा होता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में जो है वो हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, फूड कैसे बर्न हो रहा है, खाना एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा, उन सबको देख रहा होता है आपका थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर लगे हुए होते हैं छोटे छोटे से दानों की तरह के पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज करता है अपना हार्मोन, जिसको हम पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं। पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, जो अभी खतीजा ने यहाँ पर जिक्र किया, उसी से रिलेवेंट में बात बताता हूं। देखो, मैंने आपके पास 3 चीजें लिखी थी। किडनी का काम यह है कि 3 चीजों को वो वापस एब्जॉर्ब कर सकता है। पहला क्या था? पानी। दूसरा क्या था? सॉल्ट्स। तीसरा क्या था? मिनरल। नाउ लुक एट दिस। अभी हमने 2 बातें पढ़ ली। पानी एब्जॉर्ब करवाने वाला, सॉल्ट्स एब्जॉर्ब करवाने वाला। मिनरल कहां गए? मिनरल कहां गए? मिनरल कहां गए? मिनरल को कौन एब्जॉर्ब कराएगा? मिनरल को एब्जॉर्ब कराएगा पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जिस एक पर्टिकुलर मिनरल को एब्जॉर्ब करवाता है फ्रॉम द किडनी, उसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम को, ये कैल्शियम को खींच के ब्लड के अंदर लेके आता है ताकि सेल इस्तेमाल कर सके कैल्शियम। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो जाए, कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो जाए, तो हमारा ये हार्मोन जो है पीटीएच, ये क्या करता है? ये बोन से, हड्डियों में से कैल्शियम को खींच के निकालता है और ब्लड में लेके आ जाता है। अगर कैल्शियम जो है
वो बोन से निकल के ब्लड में आ रहा है, क्योंकि ब्लड में डेफिशिएंसी, कमी हो गई है कैल्शियम की बाय द एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। तो इज दिस गुड और इज दिस बैड फॉर द बोन्स? फॉर द बोन्स, इसका जवाब देना आप लोगों ने मुझे जल्दी से। मैं सवाल रिपीट करता हूं। मैंने कहा अगर ब्लड के अंदर, खून में कैल्शियम की कमी हो जाए तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? बोन से, हड्डियों से कैल्शियम निकाल के ब्लड में ले आता है। तो अब ये बुरा है या अच्छा है बोन्स के लिए? मिनाइल कह रही है सर बैड है, खदीजा कह रही है सर बैड है, और कोई हसन भी कह रहे हैं सर बुरा है। अच्छा, वरीरा भी कह रही है बुरा है। तो अब इसका इसका तोड़ क्या निकाला जाए? ऐसा क्या किया जाए कि हमारी बॉडी में बोन से कैल्शियम निकल के ब्लड में ना आए? हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, जरा बताओ। चलो बताओ जरा, सोचो सोचो कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरी बॉडी को जरूरत ही ना पड़े कि वो हड्डियों से कैल्शियम निकाल के, एक्सरसाइज और एक्सरसाइज तो चलो कर रहे हैं, लेकिन कैल्शियम वो ब्लड में कम क्यों हो रहा है? ऐसा क्या किया आपने जो कैल्शियम कम हो गया ब्लड में? आपने कैल्शियम का इस्तेमाल ही नहीं किया। हमारे बच्चे जितने भी हैं वो कैल्शियम नहीं इस्तेमाल करते। कैल्शियम कहाँ से आता है? दूध से, दही से, समटाइम्स अंडों से भी आता है। अंडे के जो वाइट येलो वाला पार्ट है उसके अंदर होता है। फ्रूट से, केले के अंदर होता है आपके पास कैल्शियम, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स है उनमें कैल्शियम होता है। लेकिन जो सबसे सस्ता सोर्स है, अब तो खैर वो भी सस्ता नहीं है, वो है दूध एंड दही। इनसे कैल्शियम मिलता है। बच्चे नहीं खाते आमतौर पे, कम इस्तेमाल करते हैं, नखरे होते हैं, दूध ऐसा फलाना ये वो, पानी मिला हुआ, और ये भाई थोड़ा बहुत है इस्तेमाल कर। तो वो एक बड़ा मशहूर मुहावरा था ना कि बोन स्ट्रांग तो मैं स्ट्रांग। तो वो वाली बात यहाँ पर अप्लाई हो रही है। वो वाली बात यहाँ पर अप्लाई कैसे हो रही है कि अगर आपकी बोन स्ट्रांग होंगी तो आप खुद भी स्ट्रांग होगे। उसके लिए आपको कैल्शियम वाली चीजें लेनी है ताकि इसको मजबूरन आपकी हड्डियों से कैल्शियम ना खींचना पड़े। अब आपके पास यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई? जो मैं बोलना चाह रहा था, पैराथायरॉयड हार्मोन का मसला समझ में आया? अब बोन्स को कैसे मजबूत बनाना है? कैल्शियम इस्तेमाल करके। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अभी आपके दिमाग में आएगा सर हम पढ़ रहे थे नेफ्रॉन, हम पढ़ रहे थे गुर्दे, हम पढ़ रहे थे किडनीज, ये अचानक से हड्डियां कहां से आ गई बीच में? तो अब समझो मसला। पैराथायरॉयड हार्मोन को जब कभी जरूरत पड़ती है बुलाने की, ये कब आता है? जब ब्लड में कैल्शियम कम होता है। कैल्शियम कम होता है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये कैल्शियम बोन से एक हद तक निकाल सकता है। उसके बाद इसका अगला टारगेट कैल्शियम खींचने के लिए आपकी किडनीज होती है। ये किडनी के पास जाता है और किडनी से कैल्शियम खींचना शुरू करता है। यानी कोई भी कैल्शियम इस नेफ्रॉन के अंदर मौजूद होगा वो उसको खींच के बाहर निकाल लेगा ब्लड के अंदर, ताकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन कर सके। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहली कोशिश पैराथायरॉयड हार्मोन की यही होती है कि वो किडनी से खींच ले कैल्शियम को। नहीं मिले यहां से तो फिर वो बोन्स के पास जाता है, क्योंकि बोन्स आखिरी आपके पास रिजर्वॉयर होती है, ठीक है। सर डिजीज क्या होगी इससे? अगर पैराथायरॉयड हार्मोन जरूरत से ज्यादा कैल्शियम निकाल ले बोन से, उसके नतीजे में जो बीमारी वजूद में आती है उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। खवातीन में बहुत कॉमन होती है। हड्डियां आपके पास भुरभुराने लगती हैं क्योंकि उसमें से कैल्शियम निकल जाता है, ठीक है। तो उसको कैल्शियम लौटाने के लिए ब्रिटल बोन्स हो जाती हैं। वेरी गुड स्टेटमेंट, वेरी गुड वर्ड, कि बोन्स बिल्कुल ब्रिटल, फ्रेजाइल हो जाती हैं। दे कैन लाइक क्रश विद अ वेरी लाइक स्लाइटर लोड ऑफ द बॉडी। थोड़ा बहुत भी लोड डालोगे कुचूमर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो पैराथायरॉयड हार्मोन भी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करवाता है फ्रॉम दीज नेफ्रॉन्स, ताकि आपके ब्लड के अंदर मिनरल कंसंट्रेशन, कैल्शियम कंसंट्रेशन बैलेंस रहे। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो रही है? सबको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अब ये सारी बातें आपके पास हो गई। नाउ इन सारी चीजों को कंट्रोल करने वाला कौन है? सर फिर इसकी वजह से जॉइंट, इसकी वजह से सिर्फ जॉइंट पेन नहीं होता बल्कि इसकी वजह से हड्डियों का दर्द भी होता है। ओवरऑल पूरी पूरी हड्डियों में दर्द होता है। और फिर ऐसा भी होता है कि आपकी हड्डियां बिल्कुल क्रश होने लगती हैं, तो आपकी पांव जल्दी फ्रैक्चर हो गए, हाथ फ्रैक्चर हो गए, कहीं टकरा गया, टूट गया हाथ, ये हो गया मामला। रिपेयर करने में भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। नाउ अब मैं ये कह रहा था कि आपके पास एडीएच आ गया, एल्डोस्टेरोन आ गया, पीटीएच आ गया। वैसे तो ये अपने स्पेसिफिक ग्लैंड से रिलीज होते हैं, लेकिन इन सबको कंट्रोल ब्रेन कर रहा होता है। ब्रेन इज एक्चुअली द कंट्रोल सेंटर, जो ये बता रहा होता है कि किस वक्त क्या चीज आपको क्या चाहिए, किस वक्त क्या चीज नहीं चाहिए।
मिसाल के तौर पे आपने रोजा रखा हुआ है, आपने पानी छोड़ा हुआ है, अब ब्रेन ही बताएगा कि एडीएच रिलीज होना है, एल्डोस्टेरोन ने रिलीज होना है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में इस वक्त पानी की कमी है तो आप कभी भी ऐसा नहीं चाहोगे कि खुले हाथ ही पानी को बॉडी से बाहर निकाल दो। आप कोशिश करोगे कि बॉडी में पानी की रीअब्जॉर्प्शन होती रहे, क्योंकि पीछे से पानी आ नहीं रहा है। प्यास तो लग रही है लेकिन हम पानी पी नहीं सकते, ब्रेन को पता पानी नहीं आने वाला अभी कुछ टाइम तक। सो लेट्स एब्जॉर्ब, रीअब्जॉर्ब दिस वाटर वन मोर टाइम, ताकि हम बॉडी में इस पानी को दोबारा चला सकें। ठीक है, अच्छा ये वाली बात आपके पास हो गई। अब हमारे पास एक और चीज आ जाती है, और वो ये है कि अगर हमारे पास, अच्छा मैं एक सवाल पूछने लगा हूं, जरा मुझे सवाल का जवाब देना। अगर मेरे पास किसी सेल में मैं सॉल्ट्स ऐड करवा देता हूं, सेल में सॉल्ट्स ऐड करा देता हूं, तो पानी उस सेल में दाखिल होगा या सेल से पानी बाहर निकलेगा? अगर किसी सेल में सॉल्ट्स ऐड करा दूं तो पानी उस सेल में दाखिल होगा या उस सेल से बाहर निकलेगा? इट विल गो, इट विल गो, जैसे हसन और खदीजा ने कहा, इनसाइड द सेल, वो सेल के अंदर दाखिल होगा, चोर खजाने के पास जाता है। वेरी गुड पॉइंट। तो आपकी बॉडी के अंदर भी ऐसा ही होता है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसा सीन हो जाए कि पानी जरूरत से ज्यादा निकल जाए आपके ब्लड में से और सिर्फ सॉल्ट्स रह जाएं, तो दैट एक्चुअली इंडिकेट्स योर बॉडी कि अब प्यास लगना शुरू हो जाए, ताकि पानी ज्यादा से ज्यादा ब्लड के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाए।